एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्टा एंड आज बात करेंगे हम क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर को हम इन प्यारे प्यारे नोट्स के साथ डिटेल में 1 आवर के अंडर कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। तो चलिए देखिए, इन नोट्स में एनसीईआरटी की सारी लाइंस इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी मार्क्ड है। तो देखो, चैप्टर का नाम है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज के बेसिस पे उनकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई करना। देखो, सबसे पहले किसी ने तो ट्राई किया होगा ना कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं यानी ग्रुप्स में डालते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो बड़ा ही एक नॉन साइंटिफिक अटेम्प्ट था, यानी बस यूजेस के हिसाब से, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। फिर देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने ट्राई किया था, तो वो थे हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल ने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और वो 2 कैटेगरीज थी प्लांट्स और एनिमल्स। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। प्लांट्स में इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को रखा। हर्ब्स मतलब बिल्कुल वो छोटे छोटे प्लांट्स, और श्रब्स मतलब स्मॉल वुडी प्लांट्स, और ट्रीज तो आपको पता है बड़े बड़े से प्लांट्स। एनिमल्स को इन्होंने ऐसे क्लासिफाई किया कि वो जिनके पास रेड ब्लड है या वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। देखो, फिर आया किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहला आया हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम। ये हमें दिया था लीनियस ने। लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया और वो 2 किंगडम्स थे प्लांटे एंड एनिमली। अब आप सोचोगे कि मैम ऊपर एरिस्टोटल ने भी तो यही किया। एरिस्टोटल ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस देखा, लेकिन इन्होंने लीनियस ने क्या किया, सेल वॉल के बेसिस में एनिमल्स को नहीं, सेल वॉल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ दिक्कतें थी। जैसे सबसे पहली दिक्कत थी कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, साथ ही साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, उनको भी साथ में रख दिया। और तीसरी दिक्कत ये थी कि फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इनको भी इन्होंने प्लांटे में ही रख दिया। ठीक है, तो देखो, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बावजूद भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो इसके अंदर नहीं आ पाए, यानी इन दोनों ही क्लासेस में, दोनों ही किंगडम में नहीं आ पाए। तो ऐसे एक जरूरत पड़ी कि चलो एक और कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आ जाए जो कि थोड़ा सा रेलिवेंट हो। तो फिर आया हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए याद रखो ये किसने दिया, तो ये RH व्हिटेकर ने दिया। ईयर भी बिल्कुल याद रखोगे, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हो तो 1969 में RH व्हिटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेन क्राइटेरिया व्हिटेकर ने क्या यूज किया। हम लोग इसको यूजुअली छोड़ देते हैं, पर इसमें से 2014 और अभी रिसेंटली 2025 में भी क्वेश्चन है। तो RH व्हिटेकर ने जो क्राइटेरिया लिया था वो याद रखो, वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया। अब एनसीईआरटी में ये एक टेबल है जिसको हम बड़े प्यार से फटाफट याद कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो याद रखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 5 किंगडम। पहला काम तो यही, और वो किंगडम है हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब देखो, सबसे पहला जो चीज आप याद रखोगे वो ये याद रखो, जो हमारे पास मोनेरा है, मोनेरा हो जाएंगे हमारे पास प्रोकैरियोट्स और बाकी सब क्या हैं, यूकैरियोट्स। तो ये नोट्स आप ले सकते हो ऐप में से, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप ऐप में से 199 में कंप्लीट नोट्स ले सकते हो क्लास 11 के। फोटो स्टेट करवाना और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड करनी हो तो साइड पे कर देना, वैसे नीड नहीं पड़ेगी, पूरी एनसीईआरटी है। तो देखो, याद रखना मोनेरा के लिए कि वो प्रोकैरियोट है, बाकी सब यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये सारे क्या है, यूकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है। मोनेरा बीइंग प्रोकैरियोट मतलब उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहीं से आपको फर्स्ट पॉइंट के साथ साथ थर्ड पॉइंट भी याद हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, क्योंकि बाकी सारे यूकैरियोट हैं। तीसरी चीज हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो याद रखना मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मोनेरा क्या होंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा क्या होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर देखो सेल वॉल की बात करोगे, मोनेरा में जो सेल वॉल होगी वो नॉन सेलुलोजिक होगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी होगी। प्रोकैरियोट्स में
सॉरी उसमें प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। किस में नहीं मिलेगी? नैरो लैक पेंट लो, दीवार में लिख लो, दीवार पे लिख लो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा के अंदर ये ग्रुप्स आते हैं स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। यहाँ पर सेल वॉल क्या होगी? यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। फंजाई में सभी मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वो काइटिन की बनी होगी। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वो सेलुलोज की बनी होगी। और एनिमल्स में सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट होगी। फिर याद रखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोनेरा और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हीटरोट्रॉफिक भी होंगे। फंजाई जो है वो सिर्फ हीटरोट्रॉफिक होगी, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होंगे और हम एनिमल्स भी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? हीटरोट्रॉफिक होंगे। देखो जब मोनेरा की बात करोगे ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक में ये कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। और हीटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले, और पैरासिटिक मतलब अपना न्यूट्रिशन किसी और से एब्जॉर्ब करने वाले हो सकते हैं। फिर देखो प्रोटिस्टा में बात करोगे ये ऑटोट्रॉफिक होंगे पर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, ये फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे। और हीटरोट्रॉफ में हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ मिलेगा। फिर देखो फंजाई में हीटरोट्रॉफ होंगे, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। और एनिमेलिया में याद रखना यहाँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी फूड को प्रॉपर पहले इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और लास्ट में ईजेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद एक और चीज हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसको हम 3 डोमेन भी बोल देते हैं। सब कुछ सेम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमिलिया। सिर्फ मोनेरा को यहाँ पर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, वो है आरके और यू। अब देखो मोनेरा 2 में डिवाइड हो गया, बाकी 4 सेम, तो कितना हो गया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। इसी को हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोल देते हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे अर्लियर क्लासिफिकेशन के, जिसकी वजह से हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आना पड़ा? वो ड्रॉबैक ये थे कि प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, यूकैरियोट्स जैसे कि फंजाई, मोसिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को एक साथ रख दिया। बोलो प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया जस्ट बिकॉज इसके पास सेल वॉल है, और फंजाई यानी कि इसके पास भी सेल वॉल है, तो इन सबको मिलाकर ही हमने क्या रख दिया? प्लांटे के अंदर रख दिया, जस्ट बिकॉज सेल वॉल है। तो ये तो गलत बात हुई। फिर देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एल्गे के साथ रख दिया, मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। फिर हीटरोट्रॉफिक फंजाई जो कि काइटिन की जिसकी सेल वॉल है, उसको ऑटोट्रॉफिक प्लांट जिसकी सेलुलोज की सेल वॉल है उनके साथ रख दिया। तो ये दिक्कतें थी जिन दिक्कतों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने मजे मजे में ठीक कर दिया। जैसे कि कैसे ठीक किया? सभी प्रोकैरियोट्स को उठाकर, जो पहले हमने प्लांट वगैरह में रखे हुए थे, उठाकर अलग किंगडम बना दिया मोनेरा का। फिर देखो एक और किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे। कैसे? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। याद रखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जस्ट बिकॉज इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, इनको पहले प्लांट में रखा हुआ था। पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसने कहा कि उठो, चलो प्रोटिस्टा बनाया तुम्हारे लिए, चलो तुम प्रोटिस्टा में। ऐसे ही अमीबा और पैरामीशियम, जस्ट बिकॉज इसके पास सेल वॉल नहीं थी, इनको पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था। पर प्रोटिस्टा जब बना तो आरएचपी टेकर ने कहा कि चलो अमीबा और पैरामीशियम तुम भी उठो, और उठकर प्रोटिस्टा में चलो, तुम्हारी औकात वहां। आगे देखो सबसे पहला हमारा जो प्यारा सा किंगडम है वो हमने पढ़ना है किंगडम मोनेरा। 10 मिनट के अंदर किंगडम मोनेरा को चुटकियों में निपटा देंगे। देखो किंगडम मोनेरा में ना 16 मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें हर जगह मिलेंगे, एवरीवेयर मिलेंगे, यानी ये कोस्मोपॉलिटन है। ऊपर आपने बैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा के बारे में 2-3 चीजें पढ़ी हैं, वो पढ़ी हैं आपने। ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, सेल वॉल इनकी पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात देखो कि अगर आप अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लोगे, उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? सोइल के अंदर बैक्टीरिया का क्या काम है? तो सोइल के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, फ्री फंड में नहीं बैठे हैं। ठीक है, इवन आप जिस रूम में अभी बैठे हो, आपको लग रहा है आप अकेले बैठे हो, बट आपके साथ साथ यहाँ हजारों में क्या है? बैक्टीरिया की वेराइटीज हैं। बैक्टीरिया जहाँ कोई भी नहीं मिल सकता ना, वहां भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट। अब आप सोचो, आप गर्म पानी के फुवारों में, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हो? नहीं रह सकते। बैक्टीरिया मजे मजे में रह सकता है। आप डेजर्ट्स में रह सकते हो? नहीं रह सकते। बैक्टीरिया रह सकता है। स्नो में, डीप ओशंस में, हर जगह बैक्टीरिया रह सकता है।
फिर याद रखो शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर ये स्पेरिकल होंगे तो हम कोकस बोल देंगे इनको, रोड शेप होंगे तो बैसिलस बोल देंगे। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैसिलस टाइप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं। बैसिलस में एग्जांपल आपने लैक्टोबैसिलस सुना होगा और कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस तो सुना ही होगा। फिर कोमा शेप्ड होगा तो विब्रियम और स्पाइरल शेप्ड होगा तो स्पिरिलम। अब देखो ये था कोकस, था सिंगुलर फॉर्म, अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो कोकाई, ये डायग्राम देख लो। बैसिलस सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म होगा तो बैसिलाई। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर स्पोर प्रेजेंट है, आगे जाकर पढ़ोगे बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन भी करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो कौन से वाले बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं, कहाँ स्पोर्स मिल रहे हैं, बैसिलस में मिल रहे हैं। फिर देखो स्पाइरला, जो स्पाइरल शेप है, इनमें देखो फ्लैजेला मिल रहा है, यानी ये वाले बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, वो मोटाइल होंगे। फिर देखो विब्रियो यानी कि कोमा शेप। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हीट्रोट्रॉफिक यानी किसी और पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं जैसे कि सैप्रोफिटिक, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं यानी कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया की ना एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, यानी ये कितनी सारी डाइवर्सिटी, कितनी सारी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यहाँ पर मिल रही है ना, ऑटोट्रॉफ, हीट्रोट्रॉफ। मोनेरा को ना आप आगे दो कैटेगरीज पे क्लासिफाई कर सकते हो। एक है प्रिमिटिव, पुराने, आर्के, एंशिएंट टाइम में, यानी आर्के बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और एक है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया हमें हार्श हैबिटेट पे मिलेंगे जहां पर यूजुअली कोई नहीं रह पाता, जैसे कि सोल्टी एरिया। सोल्टी एरिया में मिलने वाले आर्के बैक्टीरिया को आप बोलोगे हेलोफाइल्स। क्या बोलोगे, हेलोफाइल्स। ऐसे ही अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, जहां पर सल्फर की अमाउंट भी काफी ज्यादा होती है। मार्शी एरियाज जैसे कि मिथेनोजेंस, जो रूमिनेंट्स की यानी काउज और बफलोज की गट में मिलेंगे। फिर देखो आर्के बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से क्या अलग बनाता है, तो ये इसकी सेल वॉल इसको अलग बनाती है यू बैक्टीरिया से। इसकी सेल वॉल की वजह से ही ये एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। आर्के बैक्टीरिया में एक कैटेगरी जो मिथेनोजेंस पढ़ रहे हैं, जो रूमिनेंट्स में यानी काउ और बफलो में प्रेजेंट है। काउ और बफलो के ना एलिमेंट्री कैनाल के एक हिस्से को हम र्यूमन बोलते हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। तो रूमिनेंट्स में हमें इनकी गट में, काउ और बफलो की गट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिथेनोजेंस मिलेंगे। तो फिर इसीलिए क्या होता है, जो काउ और बफलो का डंग होता है यानी कि गोबर होता है, उसमें भी मिथेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है इन मिथेनोजेंस की वजह से, जिसकी हेल्प से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बायोगैस में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो गैस होती है वो होती है मीथेन, CH4। फिर बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। इनकी रिजिड सेल वॉल होगी, यानी सख्त, हार्ड, टफ सेल वॉल होगी। फ्लैजेला प्रेजेंट होगा अगर ये मोटाइल होंगे, नहीं तो फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजेला का काम ही है मोटिलिटी प्रोवाइड करना। ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक, या फिर ये हीट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप पढ़ते हो साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ये 2020, 2022 और 2016 में भी पूछा गया। साइनोबैक्टीरिया को ना यहाँ प्लांट से, ग्रीन प्लांट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए मिल रहा है और ग्रीन प्लांट्स के पास भी क्लोरोफिल ए मिलता है। इससे भी हमारे पास क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। नैरो लैक पेंट लो, अपने मत्थे पे लिख लो। उसके बाद देखो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। क्या ये मल्टी सेलुलर है? नहीं, ये यूनिसेलुलर है। ये कॉलोनियल में भी मिल जाएंगे और फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मेराइन में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो अगर ये कॉलोनीज में मिलेंगे तो इनकी कॉलोनीज सराउंडेड होगी एक जेलेटिनियस शेड से। ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे कलरफुल सी बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं, तो ये पॉल्यूशन के भी इंडिकेटर है। ये भी 2020 में पूछा गया। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में रहकर, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबेना। नोस्टॉक को यहाँ आप देख सकते हो, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक, जो कवर्ड है एक म्यूसिलेजिनियस शेड से। इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, हीट्रोसिस्ट। इन्हीं हीट्रोसिस्ट की हेल्प से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो हीट्रोसिस्ट किसके पास प्रेजेंट है? नोस्टॉक और एनाबेना में। हीट्रोसिस्ट का काम क्या है बच्चों? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम हीट्रोसिस्ट का है। फिर देखो ये तो बात हुई, हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। पर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब यू बैक्टीरिया होंगे, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होंगे। ये क्या करेंगे? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, आयरन और फॉस्फोरस, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने में भी ये हेल्प करेंगे।
हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंटली तो क्या होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। बैक्टीरिया जब हम सुनते हैं ना, हमें लगता है इनसे तो हमें सिर्फ बीमारी हो रही है, नहीं, बैक्टीरिया से कुछ यूजफुल इम्पैक्ट्स भी हैं बच्चों, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसको हम प्यार से लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा ना, मिल्क में मिलने वाले प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देगा और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना, कर्ड मिल्क से ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि कर्ड के अंदर विटामिन B12 का अमाउंट काफी अच्छा होता है, काफी अच्छी मात्रा में होता है। फिर देखो, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे लेग्यूमिनियस क्रॉप्स में। उसके अलावा पैथोजेनिक हो सकते हैं, यानी डिसीज कोजिंग हो सकते हैं। कौन कौन से डिसीज करेंगे? कॉलेरा और टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। आप इसको C²T² से याद रखो। इसमें याद रखना, सिट्रस कैंकर्स प्लांट्स में होता है और बाकी सारे ये जो डिसीजेज हैं ये एनिमल डिसीजेस के एग्जाम्पल्स हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फिजन से रिप्रोड्यूस करेंगे, बाइनरी फिजन से, या फिर स्पोर प्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में। याद करो, ऊपर जब ये बेसिलाई वाला स्ट्रक्चर देखा, इसमें हमने स्पोर देखा था, तो ये जो स्पोर है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं, एक सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा को तो बहुत प्यार से याद रखो, भाई बना के अपना। माइकोप्लाज्मा जिनको हम PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, इसके ऊपर 2015, 17 और 2022 पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं प्लांट और एनिमल्स में। चलिए, इसी के साथ अपना मोनेरा खत्म हुआ। अपना अगला प्यारा सा जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, नोट्स परचेज कर लो। बायो इतने इजी में 360/360 स्कोर कर सकते हो इन नोट्स के थ्रू। सारी मेहनत अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स में लगा दो और बायो के इन नोट्स से फटाफट से अपनी बायो को क्रिप्स मतलब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो। तो चलिए देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। क्या ये टेरेस्ट्रियल होंगे? क्या ये लैंड पे मिलेंगे? नहीं, ये प्राइमरीली एक्वेटिक होंगे। अब इस किंगडम की ना कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। किसी एक साइंटिस्ट को जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा लग सकता है कि ये प्रोटिस्टा में आएगा, दूसरे को ये भी लग सकता है कि नहीं ये तो प्लांट में आएगा, या तीसरे को ये भी लग सकता है नहीं ये तो फंजाई में आएगा। तो ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई में। यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। यहाँ पर प्रोटिस्टा में हम कुछ ग्रुप्स पढ़ते हैं, जैसे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। ऊपर याद रखो, मैंने बताया था स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन में सेल वॉल नहीं मिलेगी, बाकी सब में सेल वॉल हमें मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में बच्चों आप पढ़ते हो डायएटम्स और डेस्मिड्स के बारे में। कोई आपसे डेस्मिड्स का दूसरा नाम पूछ ले तो आप कह देना गोल्डन एलियो। ये नाम याद नहीं हो रहे तो अपने दोस्तों के नाम रख दो, 2-4 दिन अपने दोस्तों को इन्हीं नाम से बताओ कि ए डेस्मिड इधर आ, ए डायटम इधर आ, अपने आप नाम याद हो जाएंगे। देखो, ये ना हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मेराइन में भी, और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, यानी ATP का यूज नहीं करते, इसीलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं। आगे जाकर आप पढ़ोगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक्टिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, उनको नेक्टन्स बोलते हैं। एक्टिवली फ्लोट करते हैं मतलब ATP को यूज करते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक है तो जाहिर सी बात है ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स यही है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ 2018 और 16 में। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है ना, ऐसे 2 ओवरलैपिंग शेल होते हैं, ऊपर और नीचे ऐसे ओवरलैपिंग शेल होते हैं और सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट होते हैं, साबुदानी की तरह। और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट है और इनके मरने के बाद भी ये सिलिका डिकम्पोज नहीं होता है। तो जहाँ ये मरते हैं उस जमीन पे, उस सरफेस पे ये सिलिका की वॉल इकट्ठी होती रहती है और डाई एटमीशियस अर्थ बना देती है। डाई एटमीशियस अर्थ ग्रिटी होती है, नेचर में ग्रिटी होती है, मतलब ये खुदरी होती है। तो पॉलिशिंग, खुदरी मतलब रफ सरफेस होता है, तो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स में भी यूज होता है। इसी के साथ अपना क्राइजोफाइट्स खत्म हुआ। सेकेंड ग्रुप पे आएंगे तो हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स की। देखो, यहाँ पर हमने बात किया कि ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये मैरीन भी होंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली क्या होंगे, ये मैरीन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। इनकी बॉडी में ना कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स के बेसिस पे ये अलग अलग कलर शो कर सकते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड।
इनकी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होंगी, मतलब इनकी सेल वॉल पे स्टिफ सेलुलोजिक, स्टिफ मतलब टफ सेलुलोजिक प्लेट होंगी आउटर साइड में, और 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जांपल है जिसको हम गोनियोलेक्स बोलते हैं। गोनियोलेक्स इतनी स्पीड पे रेप्लिकेट करता है, और देखो हमने अभी पढ़ा ये मैरीन वाटर में मिलेंगे, तो समुद्री पानी में ये इतनी स्पीड पे मल्टीप्लाई करता है कि हमें जो सी है वो कैसा अपीयर होने लगता है, वो रेड अपीयर होने लगता है। पर ये दिखने में तो सुंदर लगता है कि सी रेड अपीयर हो रहा है, पर ये बहुत टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिन टॉक्सिन्स की वजह से जो फिशेस वगैरह हैं वो मर सकती है। तीसरा हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स। देखो यूग्लिनॉइड्स ना डुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एनिमल की तरह भी बिहेव करता है और प्लांट की तरह भी। ये कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच में। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेगा और स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में ये हमें मिलेगा। इसके पास सेल वॉल के साथ साथ एक प्रोटीन रिच लेयर भी होती है जिसको हम पेलिका बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, और इसी पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी बड़ी ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लैजिला 2 प्रेजेंट होंगे, एक लंबा और एक ये लंबा सा फ्लैजिला और एक छोटू सा फ्लैजिला। फोटोसिंथेटिक होंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, और सनलाइट की एब्सेंट में ये हीटरोट्रॉफ एनिमल्स की तरह बिहेव करेंगे। यूग्लिनॉइड्स के पास कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि हायर प्लांट्स की तरह दिखते हैं। फिर देखो इसका एग्जांपल है, बहुत मुश्किल है, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। कभी यूग्लिना कभी भी याद नहीं होगा, इसको तो पेन से बार बार लिख लो, हाथ पे टैटू बनवा लो, यूग्लिना यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना, याद ही नहीं होगा। फोर्थ है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड होते हैं हमारे पास सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, इसीलिए इसको फंजाई से कंपेयर करें। फंजाई में जो मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक ही होता है। ठीक है, बॉडी ऐसे डिकेइंग ट्विग्स होता है, ये जो पेड़ों की छोटी छोटी ब्रांचेस वगैरह गिर जाती है उनके साथ साथ ऐसे मूव कर रही होती है, और जितनी भी ये लीव्स वगैरह उसको भी ले लेती है, एनगल्फ कर लेती है। सुटेबल कंडीशन में ये कैसे फैला हुआ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक एग्रीगेशन सी बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडीज पे ऊपर टिप्स पे हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स के पास सेल वॉल ट्रू वॉल प्रेजेंट होगी, और ये स्पोर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर वगैरह से, तो काफी ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं और एयर के थ्रू डिस्पर्स करेंगे। याद रखना स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, और 5वीं जो कैटेगरी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन। इनके पास भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटोजोन्स हीटोट्रॉफ होंगे, प्रीडेटर्स हो सकते हैं, मतलब जैसे शेर खा रहा है गोट को, तो ऐसे ये भी किसी को खा सकते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं, किसी और की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं। फिर देखो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। प्रोटोजोन्स को 4 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा जैसे दिखेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में, मॉइस्ट ऑयल में। जैसे अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया मतलब ऐसे एक फॉल स्पीड जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ऐसे ही इनके पास सूडोपोडिया होगा, एग्जाम्पल है अमीबा। मेराइन फॉर्म्स के पास तो सिलिका शेल भी होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो इसका, एंड अमीबा। उसके बाद देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जाहिर सी बात है जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। ये कुछ डिसीजेस कोज करते हैं, जैसे कि इनकी एक पैरासिटिक फॉर्म है जो एक डिसीज कोज करती है, स्लीपिंग सिकनेस। जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा, और यही स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। इसका जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं टेसी फ्लाई या सेक्सी फ्लाई भी बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सही है। फिर बात करते हैं स्पोरोजोन्स की, जिनके पास स्पोर लाइक स्टेज हो। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है। सिलिएटेड प्रोटोजोन मतलब सिलिया प्रेजेंट है, तो ये भी मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये सिलिएटेड प्रोटोजोन पे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सिलिएटेड प्रोटोजोन के पास एक कैविटी होती है जिसको हम गिलेट भी बोलते हैं, जो कि इनकी बॉडी से आउटसाइड ओपन होती है। सीलिया वाटर फूड वगैरह को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसी के साथ अपना मोनेरा खत्म हुआ, अपना प्रोटिस्टा खत्म हुआ। चलिए चलते हैं फंजाई में, और फंजाई के बाद तो ये चैप्टर कुछ रह ही नहीं जाएगा। 10 मिनट 2 फंजाई को यूं हम निपटा देंगे। देखो फंजाई में ना सभी हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, दूसरों पे डिपेंडेंट होगी, यानी सैप्रोफिटिक भी हो सकती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकती है, और पैरासिटिक तुम्हारी मेरी किसी की भी बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर भी न्यूट्रिशन डिराइव कर सकती है। इसको ना ग्रो होने के लिए वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए। कभी देखा गर्मियों में अगर खाना बाहर रखा हो या ब्रेड बाहर रखी हो, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ आ जाता है सब्सटेंस, वो फंजाई है। ठीक है, रोटन फ्रूट्स, मॉइस्ट ब्रेड इन पे मिल रही है। जो मशरूम आप खाते हो, टोडस्टूल्स मशरूम, ये भी फंजाई है। तो मशरूम जो आप बहुत मजे से खा रहे हो वो क्या है, फंजाई। फिर देखो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, ये भी एक पैरासिटिक फंजाई है, इसका नाम भी आगे हम पढ़ेंगे। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट जो कि ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट यानी कि ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है।
कुछ फंजाई एनिमल्स और प्लांट में डिसीज कोज करती हैं, जैसे वीट, रस्ट कोसिंग, पक्सीनिया। फंजाई से हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होती हैं, जैसे कि ईस्ट को छोड़कर बाकी जो फंजाई होती हैं वो फिलामेंटस होती हैं। 2019 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो फंजाई की, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। फंजाई की जो बॉडी होती है ना, उनमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफे बोलते हैं। और इन हाइफे के जब ब्रांचेस आ जाएं या इनके पूरे नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम बोल देते हैं। मतलब ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर है तो हाइफे, और हाइफे का पूरा नेटवर्क है तो हम उसको क्या बोल देंगे, माइसीलियम बोल देंगे। हाइफे और माइसीलियम क्लियर, ठीक है। अब देखो ये हाइफे दो तरह के, लेट्स से मैंने ये हाइफे बना दिया, ठीक है। अगर इस हाइफे में ये क्रॉस पोल यानी कि सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट। और ध्यान से देखोगे तो ऐसे हर एक क्रॉस पोल के बीच में, ऐसे ब्लॉक्स के बीच में एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, यानी ये सेप्टेट होंगे और क्रॉस पोल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ये ऐसे है, ये ऐसे हाइफे है और बीच में कोई क्रॉस पोल प्रेजेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसे हाइफे को हम असेप्टेट बोलते हैं और ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसिटिक बोलते हैं। तो सिनोसिटिक असेप्टेट मतलब जिसके बीच में क्रॉस पोल्स प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। और साथ ही साथ सेप्टेट मतलब जहाँ क्रॉस पोल या सेप्टा प्रेजेंट है। सेल वॉल काइटिन की बनी होगी और पॉलीसेकेराइड की बनी होगी। मैंने बताया ऊपर सैप्रोफिटिक होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे। पैरासिटिक होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट से फूड अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं। सिम्बाइंट होता है दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रह रहे हैं और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है। जैसे ये फंजाई बड़े मजे से एल्गे के साथ रह सकती है और फंजाई और एल्गे की एसोसिएशन को हम लाइकन्स बोलते हैं। या फिर ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ रह सकती है, ऐसी एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, याद रखना FFB से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होगा। स्पोर कैसे होंगे, जैसे कि कोनिडिया एक स्पोर का टाइप है, या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होंगे, वो स्पोर्स होंगे ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्पोर्स कुछ बॉडीज के अंदर बनते हैं, जिन बॉडीज को, जिन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को, डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग से हमें दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को हम फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं फंजाई में जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 3 स्टेप्स में होती है। पहली है प्लाज्मोगैमेट, मतलब 2 मोटाइल गैमेट या नॉन मोटाइल या मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म में क्या होगी, फ्यूजन होगी। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद यानी प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ कैरियोगैमी होगी यानी न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा और इसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 कंपैटिबल टाइप के हाइफे आएंगे और इनकी मेटिंग होगी और ये फ्यूज कर जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। कई बार कुछ फंजाई में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, आगे फंजाई की क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे हम। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में याद रखना एकदम से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं बनता, 2n स्ट्रक्चर नहीं बनता, जबकि एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, मतलब n+n वाली स्टेज आती है। ये n+n स्टेज लेटर जाकर बाद में जाकर डिप्लॉइड बन जाती है और फिर रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर्स भी बन जाते हैं। स्पोर्स का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। याद रखना किसके बेसिस पे, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे। फंजाई को क्लासिफाई किया गया 4 क्लासेस में, वो हैं फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंजाई बोल सकते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, डिकेइंग वुड के ऊपर फीड करेगा, मतलब डिकेइंग वुड के ऊपर मिलेगा, या डैम्प प्लेसेस, डैम्प होते हैं वेट और शेडी डार्क प्लेसेस। ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे प्लांट के ऊपर, मतलब कंपल्जन है, कंपल्सरी है कि ये पैरासाइट होंगे। माइसीलियम यहाँ असेप्टेट होगा। असेप्टेट मतलब ऐसे बीच में क्रॉस पोल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी सिनोसाइटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, या नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर से होगा।
स्पोर्स एंडोजीनियसली, मतलब ऐसे स्पोरेंजियम करके एक बॉडी बनती है, उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, यानी एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनेगा जो कि गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। गैमेट्स अगर दिखने में सिमिलर हुए तो हम आइजोगैमस बोलेंगे, अगर दिखने में अलग अलग हुए, मॉर्फोलॉजी में अलग हुए तो एन आइजोगैमस या ऊगैमस भी बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल को आप राम या फिर आर्म से याद कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? म्यूकोर राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर फंजाई होगी, एल्ब्यूगो यानी कि पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। 2024 में इससे क्वेश्चन आए हुए। सेकंड हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। अब एक बात याद रखना, फाइकोमाइसिटीज में ही जो माइसीलियम था वो असेप्टेट और सिनोसिटिक था, बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच कंडीशंस मिलेंगी, तो ये पॉइंट तो याद रखो। असेप्टेट और सिनोसिटिक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में, बाकी सब पे ब्रांच्ड और सेप्टेट यानी कि क्रॉस वॉल मिलेगा। एस्कोमाइसिटीज को बच्चों हम सैक फंजाई बोल रहे हैं। एक एग्जांपल इसका आप पढ़ोगे, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, कुछ यूनिसेलुलर होंगे जैसे ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैप्रोफिटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासिटिक होंगे, कोप्रोफिलस यानी डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम बताया मैंने, ब्रांच और सेप्टेट होंगे। यहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्स आपने क्या पढ़े थे? जू स्पोर्स पढ़े थे। यहाँ एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया पढ़ोगे। वहां पर जो जू स्पोर थे वो किस पे बन रहे थे, है ना? ये जो स्पोर थे, ये जू स्पोर थे या एप्लानोस्पोर थे, ये एंडोजीनियसली बन रहे थे स्पोरेंजियम में। कोनिडिया जो है, ये जो स्पोर्स बनेंगे ये एक्सोजीनियसली, मतलब अंदर नहीं, उसके ऊपर। किसके ऊपर? कोनिडियो फोर के ऊपर। कोनिडियो फोर आगे जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स होंगे एस्कोस्पोर्स जो कि एंडोजीनियसली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कोकार्प में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेना, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। कैन से याद रखना, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्ड में यूज करते हैं। 2015 पे इस पे क्वेश्चन आया था। मोरल्स और ट्रफल्स, ये खाने की चीजें, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ। तीसरी जो क्लास बच्चों आप पढ़ते हो वो है बेसिडोमाइसिटीज, जैसे मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल, इन्हीं में हम पढ़ते हैं। ये सॉइल में, लोग्स में, ट्री स्टम्प में, लोग्स होते हैं जो वो ट्रीज की ही जो या लकड़ी की ही जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल के अंदर हो तो उनको हम लोग्स बोलते हैं। पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट बॉडी में, जैसे रस्ट और स्मट्स। मैंने बताया था सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होगी वो असेप्टेट और सिनोसिटिक होगी, बाकी सब में तो सेप्टेट और ब्रांच्ड ही होगी। असेक्सुअल स्पोर्स वैसे तो नहीं मिलेंगे, ये लाइन याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल स्पोर्स यहाँ वैसे नहीं मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा कॉमन वे है यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके अलावा याद रखो सेक्स ऑर्गन यहाँ एब्सेंट है, लेकिन प्लाज्मोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, जिसमें क्या होगा, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल आकर आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। यहाँ पर हमें डाइकैरियोन स्टेज मतलब N+N स्टेज देखने को मिलती है। ऊपर हमने सेक्सुअल साइकिल में इसकी बात की थी। उसके बाद देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन एज इट इज 2018 में पूछी गई है। कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, वो भी एक्सोजीनियसली, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल एगेरिकस मशरूम बोलते हैं, स्टिलेगो स्मट बोलते हैं, पक्सीनिया रस्ट पंजाई भी बोलते हैं। लास्ट जो क्लास हम पढ़ते हैं वो है यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इनपरफेक्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही मिलते हैं, सेक्सुअल फेजेस नहीं मिलते हैं। तो मतलब कोई भी आपको नई तरह की फंजाई मिली जिसपे आपको पता चल रहा है कि असेक्सुअल फेज ही है, उसको आप चुपचाप उठाकर आंख बंद कर ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देना। लेटर कभी अगर उनकी सेक्सुअल फेजेस डिस्कवर होती है तो फिर उठाकर उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में रख देना। अब यहाँ वो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में ही क्यों रखना, फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं रखना? क्योंकि देखो मैंने बताया ऊपर अभी फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होती है वो असेप्टेट और सिनोसिटिक होती है, पर यहाँ पर जो माइसीलियम है वो हमारे पास सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, तो वो हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में ही रख सकते हैं, फाइकोमाइसिटीज में नहीं रख सकते। कुछ सैप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे। लीटर मतलब गंदगी में डिकेइंग ट्री लीव्स वगैरह पे फीड करेंगे। मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकियम या फिर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा माइक्रोस्पोर वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में क्लास 12 में आप पढ़ते हो कि ये साइक्लोस्पोरिन ए की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? एक इम्यूनो सप्रेसेंट है जो कि सर्जरी वगैरह के दौरान या उसके बाद
दिया जाता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। फिर देखो किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि अगले 2 चैप्टर इनके ऊपर डिटेल में है। जैसे प्लांट्स में सारे यूकेरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेलुलोजिक सेल वॉल मिलेगी, ये ज्यादातर हीटरोट्रॉफी होंगे। इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल हैं ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे कि कसकटा। प्लांटे में हम एल्गे डिविजन जो पढ़ते हैं वो है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अच्छा यहाँ है ना 2 फेजेस मिलते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, जो कि एक दूसरे से अल्टरनेट करते रहते हैं और इसी फेनोमेना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। अगले चैप्टर में डिटेल में ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। एनिमल्स ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं मल्टी सेलुलर है, हीटरोट्रॉफिक हो सकते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। प्लांट में डायरेक्टली मतलब हर्बीवोर्स हो सकते हैं और इनडायरेक्टली मतलब कार्निवोर्स हो सकते हैं। रिजर्व जो स्टोर फूड रहेगा यहाँ पर वो ग्लाइकोजन और फैट रहेगा। न्यूट्रिशन का मोड होलोजोइक होगा, यानी फूड को पहले इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर उस फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद यूज यानी कि एसिमिलेट करेंगे और लास्ट में इजेस्ट कर देंगे, मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देंगे। एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, न्यूरोमोटर और सेंसरी मैकेनिज्म इनके पास है और लोकोमोशन यानी मूवमेंट के ये कैपेबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है जिसकी वजह से आगे जाइगोट बनता है और पूरी एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये अपना यहाँ पर खत्म होते हैं। एनिमल और प्लांटे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी धक्का नहीं, कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइकन्स और असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। वायरसेस क्या है, नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है और ये ट्रूली लिविंग नहीं है, मतलब हमारी बॉडी के आउटसाइड ये इनर्ट है, इनएक्टिव फॉर्म में है और हमारी बॉडी में आकर ये हमारी ही जेनेटिक मशीनरी को यूज कर आगे अपनी और कॉपीज, अपनी रेप्लिकास वगैरह बनाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, मतलब कंपल्सरी पैरासाइट होंगे, हमारी बॉडी में जाकर यानी होस्ट की बॉडी में जाकर होस्ट की जेनेटिक मशीनरी को यूज कर इतना रेप्लिकेट कर देंगे कि इवेंचुअली होस्ट को बीमार कर देंगे या किल भी कर सकते हैं। वायरस का मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। एक बायोलॉजिस्ट थे डेमित्री इवानोवस्की या डीजे इवानोवस्की, इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को। इन्होंने कहा था कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि टबैको प्लांट में मोज़ेक डिसीज को कोज कर रहे हैं और इन्होंने कहा ये बैक्टीरिया से छोटे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से तो ये बहुत इजीली पास हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। फिर एक बायोलॉजिस्ट थे एम.डब्ल्यू. बिजर्निक। एम.डब्ल्यू. बिजर्निक ने 1898 में ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक इन्फेक्टेड टबैको प्लांट का फ्लूइड लेके, इन्फेक्शियस फ्लूइड लेकर नॉन इन्फेक्टेड प्लांट मतलब हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, तो वो हेल्दी प्लांट भी थोड़े टाइम बाद बीमार हो गया, अनहेल्दी हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है ये कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम है, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। एम.डब्ल्यू. स्टैनले ने ये देखा कि वायरस इसको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं और ये ज्यादातर लार्जली इनमें जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन का है, तभी तो हमें पता ना वायरस इसकी जो आउटर कैप्सिड है वो प्रोटीन की बनी होती है। इनर्ट है हमारी बॉडी के आउटसाइड, लेकिन होस्ट के अंदर जाकर होस्ट की मशीनरी को यूज कर रेप्लिकेट करेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन है जिसका बाहर जो प्रोटीन कोट है मतलब कैप्सिड है वो प्रोटीन से बना होगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसपे डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ हो, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इन्फेक्शियस है। उसके अलावा देखो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स यानी कि कैप्सोमर्स के साथ ये गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड, स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स यानी कैप्सोमर से बना होता है और इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड होता है और ये कैप्सोमर अरेंज्ड होते हैं पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। कुछ वायरल डिसीजेस के नाम याद रखना, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स। प्लांट्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो वायरसेस के वो ऐसा होता है कि मोज़ेक फॉर्मेशन मतलब कुछ पैटर्न फॉर्मेशन हो जाती है प्लांट में, या लीफ की रोलिंग और कर्लिंग होती है, या लीफ येलोइश पड़ जाती है। ठीक है, ड्वार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ भी देखने को मिलती है ऐसे प्लांट्स में जो वायरस से इन्फेक्टेड है। फिर हम पढ़ते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट है जिनके पास जो आरएनए है वो लो मोलिकुलर वेट का है, लेकिन इनके पास प्रोटीन कोड नहीं है। वायरसेस के पास प्रोटीन कोड था, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं है। 2017, 19 और 2020 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। वायरस से इनका साइज स्मॉलर होगा। टी.ओ. डाइनर ने 1971 में इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में
मतलब पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। फिर प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, इनके सिमिलर होते हैं वायरस से। जैसे एग्जांपल है मैड काउ डिसीज, बोवाइन एंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं जिसको। इसी का ह्यूमन वेरिएंट जो है वो है क्रूट्सफेल्ड्स जैकोब डिसीज। 2019 और 2022 में से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट आते हैं लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई के बीच में, यानी यहाँ एल्गे को भी फायदा हो रहा है और फंजाई को भी फायदा हो रहा है। एल्गल कंपोनेंट को हम यहाँ फाइकोबाइंट बोलते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाएगा, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंट बोलते हैं जो कि हिटरोट्रॉफिक है, जो खाने के लिए इस एल्गे पे डिपेंडेंट होगा। तो ये याद रखना 2019 में ये पूछा गया है इनका एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट का नाम। एल्गे फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा। लाइकन्स गुड इंडिकेटर होते हैं वाटर के पोल्यूशन के, क्योंकि जहाँ पर भी गंदगी होगी वहाँ लाइकन्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ साफ सुथरी जगह पर ही मिलेंगे। तो कहीं पर लाइकन्स मिल रहे हैं तो वो साफ सुथरी जगह है, वहाँ से लाइकन्स जा चुके हैं तो मतलब वो पोल्यूटेड जगह है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रात को 10 बजे 10 MCQ हम डेली लगाते हैं, नीट तक लगाते रहेंगे तो साल के आप देख सकते हो कितने MCQ हो सकते हैं। और अभी भी 6 मंथ्स हैं तो 6 मंथ्स यानी 180 डेज और 10 क्वेश्चंस डेली के, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए 1800 क्वेश्चन। और पेपर के आने तक तो हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी ये दिन के कर देंगे। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक मैसेज पिन है जिसमें एक एप्लीकेशन का, बाइक्यूल्स एप्लीकेशन का एंड्रॉइड वालों के लिए और iOS वालों के लिए, एप्पल फोन वालों के लिए माई इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन है। इनकी डिटेल मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दी है, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज दे देना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बता देना। थैंक यू सो मच।